AF93 हिंदी। अध्याय 921 एल आवश्यकता। लियोनेल को इस जड़ी बूटी को ड्रीम स्कल्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। वह पहले ही ऐसा कर चुका था और उसे पूरे 2 दिन लग गए थे। बेशक अब उसे बस एक पल ही लगेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लियोनेल ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके बाद वे अचानक खुल गईं। मेंडिंग लाइट। लियोनेल का शरीर अचानक चमकने लगा और उस पर ब्लेड के निशान जैसे आड़े तिरछे निशान उभर आए। कोई सोच सकता था कि किसी प्रकाश तत्वीय तलवारबाज ने उसे 1000 टुकड़ों में काट डाला होगा और फिर अपनी ब्लेड वापस ले ली होगी। जल्द ही ये पैटर्न ठोस होकर लियोनेल के शरीर में किसी रस्सी की तरह धंस गए। लियोनेल भी जादूगरनी कला के इस तरीके पर मोहित हुए बिना नहीं रह सका। आमतौर पर जब वह शुरू से ही जादूगरी कलाएं बनाता था तो उसे इस्तेमाल करने से पहले ही पता होता था कि यह कैसे काम करेगी। लेकिन जादूगरी कला का ये रूप उसे समय समय पर छोटे छोटे आश्चर्य देता था। मुझे आश्चर्य है, कोई भी 2 जड़ी बूटियां एक जैसी नहीं होती। अगर मैं इसी प्रजाति की कोई और जड़ी बूटी इस्तेमाल करता तो क्या होता? क्या पैटर्न अलग होता? लियोनेल पूरी तरह से हैरान था। उसे नतीजों का विश्लेषण शुरू करने में कुछ ही पल लगे। प्रभाव बहुत कम था, लेकिन यह तथ्य कि इसमें जरा सा भी बदलाव आया, काफी चौंकाने वाला है। वो एक तृतीय आयामी जादूगरनी कला थी, फिर भी उसका कुछ प्रभाव पड़ा। हालांकि इसका कुछ हिस्सा इसलिए था क्योंकि वह 5वें आयामी प्रकाश बल से बनाई गई थी। हालांकि इसमें एक बड़ी समस्या है। 3 शिराओं वाला मरम्मत करने वाला खरपतवार एक लकड़ी तत्वीय जड़ी बूटी है। इसे प्रकाश तत्वीय कला के आधार के रूप में इस्तेमाल करना पहले से ही इसे कमजोर कर रहा है। मुझे न केवल आधार के रूप में एक मजबूत जड़ी बूटी ढूंढनी है, बल्कि यह भी चाहिए कि वह ऐसी हो जो मेरी रुचियों के साथ मेल खाए। ये तीसरी बात थी जो लियोनेल को समझ में आए। वह किसी भी संदर्भ का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसकी वीरता मुहर इतनी शक्तिशाली क्यों थी? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसमें पृथ्वी और अंतरिक्ष तत्वों के प्रति उपयुक्त लगाव था। दरअसल चूंकि उसकी अंतरिक्ष संबद्धता उसके दिव्य कवच पर निर्भर थी, अगर उसने कभी किसी अलग तत्व वाला दिव्य कवच बनाने का फैसला किया, तो वह शायद कभी भी वीरता मुहर की पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में उसे पता होना जरूरी था। ये रास्ता, ये बहुत बढ़िया है। allfull.com। लियोनेल इस बात से काफी उत्साहित था, लेकिन साथ ही कुछ छूट जाने का डर भी उसके मन में फिर से घर कर गया। अगर उसका सामना मिस्टी वुड्स के मुखिया से न हुआ होता और उसे अपने धर्म का इस्तेमाल उसके खिलाफ करने के लिए मजबूर न किया गया होता, तो लियोनेल को यह सफलता पाने में कितना समय लगता। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसे कोई जानकारी ही नहीं थी। खुद को बंद करके अपनी ताकत बढ़ाने के तरीके सोचना कभी काम नहीं आएगा। मुझे दुनिया का अनुभव लेना है। अचानक एक धीमी आवाज ने लियोनेल का ध्यान खींचा। अरे अरे अरे, ये क्या बकवास है? मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। लियोनेल ने एफेस्ट को जाने दिया, जिससे वह सीधे उसकी बड़ी नाक पर गिर पड़ा। ये कहना सही होगा कि एफेस्ट गुस्से में था। पहले तो उसे लियोनेल ने अपमानित किया था, फिर उसे आसानी से हरा दिया गया था, फिर मानो इतना ही काफी न हुआ हो, उसे आलू की बोरी की तरह उठाया गया और फिर कूड़े की तरह जमीन पर गिरा दिया गया। वह उछलकर खड़ा हो गया। हालांकि उसकी नाक नहीं टूटी थी, क्योंकि उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए इससे कहीं ज्यादा की जरूरत होती, फिर भी उसमें से खून बहने लगा, जिससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। जब एफेसिस का अंत होने ही वाला था, तब उसने और लियोनेल ने आसमान से एक आकृति को उतरते देखा। उड़ना तब तक मुश्किल काम था जब तक आपके पास कोई ऐसी क्षमता या खजाना न हो जो आपकी मदद करे। जाहिर है, ये व्यक्ति पहले वाले समूह में था और उसके पास कोई न कोई क्षमता थी। लियोनेल को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह रेलियन था। रेलियन जमीन पर उतरा, लियोनेल और गुस्से से भरे एफेस्ट से ठीक 2 मीटर की दूरी पर खड़ा था। वह पहले की तरह ही उदासीन था। यही भाव उसके चेहरे पर तब भी था जब आयना ने उसे इतने महीनों पहले पीटा था। वह ज्यादातर चीजों से बेपरवाह लग रहा था। चलो चले एफेस्टुस। लेकिन एफेस्ट ने इतनी सारी मुसीबतें झेलकर खुद को नीचा दिखाया और लियोनेल से कहा कि वह उन्हें भी शामिल होने दे ताकि रेलियन को भी ऐसा न करना पड़े। लेकिन जाहिर है, रेलियन का अब भी ऐसे ही रहने का कोई इरादा नहीं था। रेलियन ने एफेसिस को समझाने के लिए कुछ नहीं कहा, वह बस मुड़ा और चला गया। एफेस्ट ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि रेलियन से ज्यादा घमंडी कोई नहीं है, या शायद था ही, लेकिन अभी तक उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से नहीं हुई थी।
इतनी मुश्किलों के बावजूद उसका घुटने टेकने का कोई इरादा नहीं था। अफेस्ट्स ने लियोनेल की ओर एक नज़र डाली, आधी विनती भरी नज़रों से। लेकिन जल्द ही उसे साफ हो गया कि लियोनेल का भी कुछ कहने का कोई इरादा नहीं था। उसे लियोनेल के लिए नफरत का एक झोंका आया, लेकिन जल्द ही वह बेबसी में दब गई। इतने शक्तिशाली परिवार का संभावित उत्तराधिकारी उनकी इतनी परवाह क्यों करेगा कि उनके लिए अपना अभिमान कम कर दे। उसने शायद रेलियन के तथाकथित अभिमान को एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझा था। ऑफिसर्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके जबड़े कांपने के कारण उसके दांत लगभग टूट गए। उन्हें पहले पता नहीं था कि लियोनेल की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है। इनसेन और हचिन ने हाल ही में ये बात जाहिर की थी। उनका मतलब साफ था, उन्हें उम्मीद थी कि उनमें से कुछ लियोनेल के संरक्षण में आ जाएंगे। लेकिन सैल टूट चुका था, रेलियन बहुत घमंडी था और वह रेलियन के साथ रहना चाहता था। वह उसका भाई था, अब वह उसे छोड़कर हरी घास के लिए नहीं जा सकता था। अफेसस मुड़ा और चला गया, एक दुर्लभ अवसर पर उसकी खराब मुद्रा सीधी हो गई। मुझे जानकारी चाहिए, आवाज अचानक और कहीं से आए। साफ तौर पर यह लियोनेल की थी, लेकिन जब अफेस्ट्स का सिर पीछे झुका तो लियोनेल वहां नहीं था। और मुझे इसकी बहुत जरूरत है, आवाज फिर गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे रेलियन ने एक पल के लिए भी अपने कदम नहीं रोके। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में झांक सके तो उसे धधकती आग दिखाई दे सकती है। नौकरशाही। फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड एक बेहद विलासिता का स्थान था। हर पेड़, घास का हर तिनका, हर पक्की सड़क और हर शीशे जैसी साफ खिड़की बेदाग नक्काशीदार थी। एक भी चीज अपनी जगह से हटकर नहीं थी और हवा में उसकी भव्यता की महक लगभग महसूस की जा सकती थी। हालांकि लियोनेल युद्ध के अलावा पृथ्वी की राजधानी में कभी नहीं गया था, फिर भी उसने हमेशा यही कल्पना की थी कि यह ऐसी ही होगी। हालांकि उसकी कल्पना में भी ये जगह कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण लग रही थी। उसके पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी हैसियत सबके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे। उनके एक सीने पर उनके बैज साफ दिखाई दे रहे थे और दूसरे सीने पर उनकी संबद्धताएं भी उतनी ही गर्व से। उनकी नाकें लगभग इतनी ऊंची थीं कि उन्होंने लियोनेल को इतने सहज कपड़े पहनने के लिए भी नीचे देखने की जहमत नहीं उठाई। वे ऐसा कैसे कर सकते थे? उनकी निगाहें ऊपर आसमान में मंत्रमुग्ध थीं। यह एक चमत्कार ही था कि वे सड़क पर बार बार एक दूसरे से टकरा नहीं रहे थे। जाहिर है वे यह नहीं देख रहे थे कि शुरुआत कहां से करनी है। इस जगह की एक ही अच्छी बात कही जा सकती है कि यहाँ की हवा बेहद शुद्ध और साफ थी। यहाँ तक कि हल्की सी खुशबू भी थी जो लियोनेल को बेकरी की याद दिला रही थी, लेकिन इतनी भी तेज नहीं थी कि उसकी सारी इंद्रियां उसे अपनी गिरफ्त में ले लें। दरअसल ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि यहीं पर सारी अच्छी चीजें रुक गईं। जैसे ही उसने इस जगह पर कदम रखा, वह जांच के दायरे में आ गया। सबसे पहले गेट पर उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया गया। जांच और भी ज्यादा आक्रामक थी क्योंकि उसके पास कोई क्राफ्टर्स बैज या नाम बताने लायक कोई संबद्धता नहीं थी। उसकी उम्र से लेकर उसके आयाम स्तर तक सब कुछ जांचा गया और एक समय उसे यकीन हो गया कि जिस दल ने उसे सक्रिय किया था उसने उसके दांतों का स्कैन किया होगा, मानो मरने पर उसे पहचानने के लिए उन्हें उसकी जरूरत पड़ सकती है। इस बेतुकीपन से निपटने के बाद उसे एक प्रश्नावली भरनी थी जो किसी भी हवाई अड्डे के सुरक्षाकर्मियों को शर्मसार कर देती। उसे न सिर्फ अपना उद्देश्य बताना था कि वह यहाँ कितने समय तक रहेगा, बल्कि उससे ये भी पूछा गया कि उसे कितनी बार शौचालय जाना पड़ेगा। जब उन्होंने परिचारिका से पूछा कि वे ऐसे हास्यास्पद प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, तो उन्हें एक बिल्कुल स्पष्टवादी महिला से उत्तर मिला, जिसमें कहा गया था, हम बाहरी लोगों से अनावश्यक बर्बादी नहीं चाहते। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लगा हो कि लियोनेल के शौच करने से उनका पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित होगा। लेकिन अब जब वे इतने जिद पर अड़े थे तो लियोनेल का मन कर रहा था कि हमेशा के लिए एक ड्यूस बना दिया जाए। allfull.com। उसने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा भव्य जगह कभी नहीं देखी थी। उसे ऊंची दीवारों पर पेशाब करने की इच्छा हुई। उसे हैरानी थी कि उसके पिता के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड्स का जिक्र क्यों नहीं था, और अब उसे इसका कारण अच्छी तरह समझ आ गया था। लियोनेल को अब भी अपने पिता की आंखों में वो हत्या का इरादा साफ याद था जब उन्होंने कहा था कि वे लिटिल टॉली को एक दोस्त और साथी की तरह रखेंगे, न कि एक औजार की तरह। उस गुस्से की वजह कहीं न कहीं तो होगी ही, और अगर लियोनेल को अंदाजा हो तो वो शायद यहीं से होगी। रुको, यह क्षेत्र केवल शिल्पकारों के लिए है। आम नागरिकों को इस क्षेत्र में कदम रखने की अनुमति नहीं है।
हीरे से जड़ित सबसे हास्यास्पद स्वर्ण कवच पहने हुए लंबे लंबे गार्डों ने लियोनेल को आगे बढ़ने से रोक दिया। सिर हिलाते हुए लियोनेल ने अपने दस्तावेज पेश किए। वो उन कागजों को भरने की सारी मशक्कत पहले ही कर चुका था, जिसमें उसके लगभग 12 घंटे लग गए थे, ताकि बाद में उसे कोई परेशानी न हो। कम से कम अब सब कुछ तैयार था। वह बस जल्द से जल्द इस काम को निपटाना चाहता था। आखिरकार उसे अभी भी लगातार दर्द हो रहा था। अपने अंदरूनी अंगों का राख के करीब जल जाना अच्छा एहसास नहीं था। अगर वह ड्रीम सेंस से दर्द कम न कर रहा होता तो शायद वह अभी खड़ा भी न होता। मैं अपनी फोर्स क्राफ्टर परीक्षा देने आया हूँ, लियोनेल बोला। पहरेदारों ने, जिनमें से हर एक को उनके चकाचौंध करने वाले कवच की वजह से सीधे देखना मुश्किल था, लियोनेल को ऊपर से नीचे तक देखा। मानो उसे पहली बार देख रहे हो। उसके कपड़ों और व्यवहार को गौर से देखा। ये बात जल्दी ही साफ हो गई कि वे जो देख रहे थे उससे प्रभावित नहीं थे। एक गार्ड बोलने ही वाला था कि दूसरे ने उसकी छाती पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। दोनों की नजरें मिली और गार्ड के चेहरे पर एक एहसास सा छा गया, मानो उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। फोर्स क्राफ्टर परीक्षा आज नहीं होगी, किसी और समय फिर आइएगा। क्या? लियोनेल दंग रह गया। वह पहरेदारों की हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब बस एक औपचारिकता है। लेकिन जब उसने ये शब्द सुने तो वह दंग रह गया। लियोनेल अभी अभी इस शहर में प्रवेश करने के लिए कस्टम्स से गुजरा था। उसने जो भी जानकारी भरी थी, उसके अनुसार इस जगह पर उसका यही उद्देश्य था। इतने कड़े नियमों के कारण अगर वह आधिकारिक फोर्स क्राफ्टर नहीं बन पाता तो उसे यहाँ रहने की इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन अगर उसे रुकने की इजाज़त नहीं मिलती तो इसका मतलब था कि उसे कल वापस आकर यही प्रक्रिया फिर से दोहरानी होगी। इसका मतलब न सिर्फ उसके अंगों में इस दर्द का एक और दिन होगा, बल्कि उसे उस सारी नौकरशाही से एक बार फिर गुजरने के लिए 12 घंटे और लगाने होंगे। मानो इतना ही काफी नहीं था, कौन कह सकता है कि इस बार भी उसे जाने दिया जाएगा। उसने पूरी शीट पढ़ ली थी और उसमें एक सवाल था कि उसने फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड शहर में पहले कितनी बार दौरा किया था। लियोनेल को जरा भी शक नहीं था कि उसका जवाब शून्य होना उसके अंदर जाने के पक्ष में था। क्या होगा अगर इस जगह में लोगों के प्रवेश की संख्या पर कोई गुप्त सीमा हो? क्या तब वह मुश्किल में नहीं पड़ जाएगा? जब लियोनेल ने ये सब सोचा तो उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। आरोप? लियोनेल के सवाल से पहरेदार दंग रह गए। क्या उन पर शक किया जा रहा था? दोनों अचानक इधर उधर देखने लगे, मानो ये देखना चाह रहे हों कि वे किसी स्वप्नलोक में तो नहीं हैं। इधर उधर घूमते लोगों को देखकर, जिनमें से कुछ ने तो सचमुच कुछ गड़बड़ होने का एहसास किया था, फिर भी वे देखने लगे। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि वे किसी स्वप्नलोक में नहीं थे। कोई पहला दर्जे का मूर्ख उनसे सवाल कर रहा था। लियोनेल चुपचाप खड़ा रहा, उसकी निगाहों में एक ठंडी सी झलक थी। हालांकि बिना कोई जवाब दिए कागजों के फटने की आवाज गेट के अंदर तक गूंजती रही। लियोनेल बस देखता रहा कि जिन कागजों को इकट्ठा करने में उसे आधा दिन लगा था, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जा रहा है। उसकी नज़र हवा में उड़ते कागजों पर टिकी थी। गार्ड उसे घूरने पर आमादा था और कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ रहा था। लियोनेल को पूरी तरह से अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे लियोनेल के भड़कने का इंतजार कर रहे थे, उसके हमला करने का इंतजार कर रहे थे, ताकि उन्हें उसे और अधिक शारीरिक सबक सिखाने के लिए दुनिया भर के कारण मिल जाएं। आज फोर्स क्राफ्टर्स की परीक्षा नहीं होगी, फिर कभी आना। व्यंग्यात्मक गार्ड ने ये शब्द दोहराए। अगर तुम आ सको तो। दर्शक उत्सुकता से देख रहे थे। कुछ तो लियोनेल के एक दूसरे पर होंठ फिराने के बाद गिल्ड में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे थे, मानो खुद को हंसने से रोक रहे हों। इस ग्रह पर आने वाला पहला नियम जो कोई भी सीखेगा वह है हैसियत का महत्व। दूसरा नियम जो वे सीखेंगे वह है उन लोगों को नाराज न करना जिनसे आपकी हैसियत ऊपर नहीं हो सकती। अगर आप इन दो नियमों का पालन करते रहे तो चाहे आपको कुचल भी दिया जाए, कम से कम आपका चेहरा तो बच ही जाएगा। सवाल यह था कि क्या आप इस छोटे से चेहरे को बचाकर अपनी खुशी से आगे बढ़ने के लिए तैयार या सक्षम हैं। वर्षों से ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं थी जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए थे। हालांकि उनमें से हर एक का अंत पिछले वाले से भी ज्यादा दुखद रहा। अब तक किसी को भी परेशानी खड़ी करने की कोशिश किए हुए बहुत लंबा समय हो चुका था, या कम से कम किसी को भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत किए हुए बहुत लंबा समय हो चुका था। आमतौर पर ऐसे लोगों का अंत लियोनेल की तरह होता है, जो मुश्किल से कोई प्रश्न पूछ पाते हैं और अचानक कठोरता से उन्हें बिना सांस लेने की जगह दिए बेरहमी से दबा दिया जाता है। लियोनेल ने एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि गार्ड लगातार उपहास करते रहे।
आपका नाम क्या है? दूसरा सवाल भी पहले सवाल की तरह ही अचानक आया। दरअसल इससे दोनों पहरेदार एक बार फिर स्तब्ध रह गए और फिर जिसने दस्तावेज फाड़े थे वह जोर जोर से हंसने लगा। आप कौन होते हैं हमारे नाम पूछने वाले? क्या आपने मुझे पहले नहीं सुना? भाग जाइए। दूसरा गार्ड शायद पहले गार्ड से भी ज्यादा जोर से हंसा। नहीं नहीं, रुको, वह छोटा सा लड़का बदला लेने के बारे में सोच रहा होगा, क्यों न हम उसे कुछ उम्मीद दें। रियो, मेरा नाम जेंडर है। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें यहां से बाहर फेंकने से पहले 3 सेकंड का समय देता हूं। जेंडर के पास पहले से ही लियोनेल के सिर पर कम से कम 3 आरोप थे। गिल्ड के इलाके में सजा इतनी कड़ी थी कि सिर्फ यही उसे सालों तक जेल में बंद करवा सकता था, और बाहर आने के बाद भी उस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगने की तो बात ही छोड़िए। वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाया जब उसने सोचा कि यह कमीना कैसे खुद को बर्बाद कर रहा है क्योंकि उसे अपने गुस्से पर काबू पाना नहीं आता। हालांकि जेंडर और रियो को यह नहीं पता था कि अगर लियोनेल वास्तव में अपने गुस्से को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता तो वे पहले ही मर चुके होते। लियोनेल ने उनकी आंखों में देखा तक नहीं जब उन्होंने अपने नाम बताए। उसने अपनी एक उंगली बढ़ाई जिससे तटस्थ बल के दर्जनों पतले धागे दस्तावेज के फड़फड़ाते हुए टुकड़ों से जुड़ गए। जैसे ही ये बल के धागे जुड़े, कागज लियोनेल के अंतरिक्षीय वलय में विलीन हो गए। जेंडर और रियो ने जब ये देखा तो उनके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। आखिर इसका क्या मतलब था? वे इस हरकत से और भी हैरान थे और उन्हें ये भी अंदाजा नहीं था कि लियोनेल ने जो किया था उसे दोहराने में कितनी कुशलता की जरूरत होगी। क्या आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में कितने निगरानी बल हैं? जेंडर, रियो, लियोनेल ने तीसरा सवाल पूछा। दोनों गार्डों ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन इस बार लियोनेल ने उन्हें जवाब देने का मौका नहीं दिया और उसने इशारा करना शुरू कर दिया। हर गली के कोने पर एक है। उनके स्कोप के अनुसार 4 ऐसे थे जो इस जगह की ओर एक सुविधाजनक नजर रखते थे। इसी गेट के ऊपर 2 हैं, यानी कुल 6, और अंत में मेरा अपना है, यानी कुल 7। लियोनेल ने आखिरकार फिर ऊपर देखा, लेकिन जब उसकी नजरें उनसे मिली तब भी उसे ऐसा लगा जैसे वह उन्हें देख रहा हो, मानो वे वाकई इस लायक ही नहीं थे कि वह उन्हें देखे। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको ये सब बताने की जहमत क्यों उठाई? कारण बहुत सरल है। लियोनेल की उंगलियां पलटी और अचानक 2 उंगलियां आपस में फंसी हुई फटी हुई कागज की एक शीट दिखाई दी। इस फटी हुई शीट पर एक चिन्ह था जो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी मुहर लगाई गई हो। जाहिर है यह एक प्रमाणीकरण मुहर थी जो गिल्ड के नौकरशाही विभाग का प्रतिनिधित्व करती थी। आपके अनुसार सरकारी दस्तावेजों को नष्ट करने की सजा क्या है? दोनों गार्ड स्तब्ध रह गए। अल्पविराम। एक ऑफिस में एक युवती ठंडे चेहरे के साथ अपनी डेस्क पर बैठी कुछ चीजें देख रही थी। उसने अपने बालों को एक सुंदर जूड़े में बांधा हुआ था, एक भी लट अपनी जगह पर नहीं थी और उसने स्किन टाइट ऑफिस के कपड़े पहने हुए थे जो उसके सुडौल शरीर से चिपके हुए थे। हालांकि उसके चेहरे के भाव ऐसे थे कि किसी के लिए भी उसे कामुक बनाना मुश्किल था। अचानक वह ठिठक गई। उसे मंजूरी मिल गई। कैसे? ये तो नामुमकिन होना चाहिए। इससे पहले कि युवती कुछ जांच कर पाती, एक आदमी जिसका चेहरा भी उतना ही ठंडा था उसके कार्यालय में घुस आया। दुर्भाग्य। अमोरे, इसका क्या मतलब है? वह धैर्यशील मध्यम आयु का व्यक्ति ठंडी युवती के सामने खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति सामान्य से भी अधिक ठंडी थी। अमोरे, जो अभी अभी अपने विचारों में डूबी हुई थी, इस तरह के सवालों से एकदम अचंभित रह गई। वह जल्दी से अपना सम्मान दिखाने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन इससे उसे यह समझने में कोई मदद नहीं मिली कि उसके वरिष्ठ अधिकारी का आशय क्या था। सर इंग्नारिल। अमोरे की पीठ सीधी और ऊंची थी, मानो वह असल में एक ऑफिस कर्मचारी न होकर कोई सिपाही हो। शायद वह अपनी हरकतों में थोड़ी ज्यादा ही उत्सुक थी क्योंकि उसकी बटन वाली कमीज लगभग फटने ही वाली थी। खुशकिस्मती से उसका कपड़ा लचीला और टिकाऊ था जो उसे थामे रहा। हालांकि इंग्नारिल ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक टैबलेट निकाला जो ऐसा लग रहा था मानो धरती के तकनीकी युग से सीधे खींचकर लाया गया हो। और फिर भी जब उसकी स्क्रीन पर देखा गया तो वहां तैरते हुए फोसाट नोड्स के अलावा कुछ नहीं था। एक आम आदमी के लिए यह समझना नामुमकिन था कि वे क्या देख रहे हैं, लेकिन इंग्नारिल ने उसे ऐसे पढ़ा जैसे वह साफ साफ अंग्रेजी में लिखा हो। इसके अनुसार आज गिल्ड के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनिश्चितकालीन वीजा स्वीकृत किया गया था। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि ऐसी सभी प्रक्रियाएं बंद कर देनी चाहिए?
यह एक संवेदनशील समय है, केवल उन लोगों को ही यहाँ आने की अनुमति दी जानी चाहिए जिन्हें पहले से ही किसी संबद्धता में स्वीकार किया गया हो। आप आमतौर पर ऐसी गलतियां नहीं करते, यह क्या हो रहा है? अमोरे ने चौंककर आंखें झपकाईं। तो असल में मामला यही था सर, मैंने सब कुछ आपके आदेशानुसार किया, लेकिन अगर आने वाले सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता तो समस्याएं पैदा हो जाती, इसलिए अधीनस्थ ने प्रवेश की शर्तों को इस तरह समायोजित कर दिया कि प्रवेश करना असंभव हो जाए। अधीनस्थ को पता ही नहीं चला कि कोई कैसे चूक गया। मैंने एल्गोरिथम की 3-4 बार जांच की। एंगनारिल ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि अमोरे ने उसके कहे अनुसार ठीक से काम नहीं किया, फिर भी यही वजह थी कि वह इतनी जल्दी रैंक में ऊपर पहुंच गई। वह न सिर्फ आदेशों का पालन करना जानती थी, बल्कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका भी चुनना जानती थी। इस मामले में वह एक बार फिर बड़े परिदृश्य के बारे में सोच रही थी। बाहरी सूत्रों द्वारा फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड को पहले से ही काफी घमंडी और महान माना जाता था। बात बस इतनी थी कि वे एक जरूरी सेवा प्रदान करते थे और इतने शक्तिशाली थे कि आम लोगों की शिकायतों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि उनके गिल्ड के लिए भी बिना किसी कारण या वजह के सबको दूर कर देने से इतनी नाराजगी पैदा होती कि वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आखिरकार वे मुख्य गिल्ड की एक छोटी सी शाखा ही तो थे। अगर वे इस क्षेत्र की सभी शक्तियों को नाराज कर देते और अंततः नष्ट हो जाते तो भी मुख्य गिल्ड कुछ नहीं कर पाता। बेशक मुख्य गिल्ड का बदला लेना उंगली चटकाने जितना आसान होगा, लेकिन तब तक वे मर चुके होंगे, तो इससे उन्हें क्या मदद मिलेगी? इससे भी बदतर बात यह थी कि इस क्षेत्र की ताकतों द्वारा ऐसा कुछ करने की संभावना कम ही थी, बल्कि ज्यादा संभावना यही थी कि वे गिल्ड को तरह तरह से दबाने की कोशिश करते और इससे निपटना और भी ज्यादा कष्टदायक होता। सच तो यह है कि इन घटनाओं के घटित होने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन हमेशा कुछ पागल लोग होते थे जो तर्क और बुद्धि को समझ नहीं पाते थे और अपनी मनमानी करते रहते थे। हालांकि इन पागलों का अक्सर भयानक अंत होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके शिकार दोबारा जिंदा हो पाते। इसका तात्पर्य ये था कि इस क्षेत्र में गिल्ड की दीर्घायु के लिए संतुलन बनाए रखना और कम से कम निष्पक्षता का दिखावा करना कोई बुरा विचार नहीं था। इसलिए विशेष अतिथि के कारण सभी को वापस भेजने के बजाय अमोरे ने उस एल्गोरिथम को संशोधित करने का निर्णय लिया जो ये तय करता था कि किसी को वीजा दिया जाएगा या नहीं, ताकि किसी को भी प्रवेश देना असंभव हो जाए। और फिर भी किसी तरह लियोनेल को अभी भी मंजूरी मिल गई। मुझे उसके दस्तावेज दिखाओ, एंगनारिल ने ठंडे स्वर में कहा। जी सर, अमोरे ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। लियोनेल मोरालेस को ढूंढा और सारी बात अपने वरिष्ठ को बता दी। वह अभी अभी उन्हें देखने ही वाली थी कि क्या हुआ है, लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा दबा ली। एंगनारिल ने लियोनेल के जवाबों को पलटते हुए महसूस किया कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हर जवाब और भी व्यंग्यात्मक होता गया। वह लियोनेल के मन में उन सभी के प्रति घृणा का भाव लगभग महसूस कर सकता था, फिर भी उसने एक भी पंक्ति नहीं छोड़ी। एंगनारिल ने कई लोगों को गलती से सवाल छूट जाने पर वापस भेज दिया था, और उनमें से ज्यादातर लियोनेल की तरह इस लंबी प्रक्रिया से परेशान थे। फिर भी लियोनेल ने खुद ये गलती नहीं की थी। इन जवाबों में कुछ खास नहीं है। क्या यह अमोरे द्वारा एल्गोरिथम में किए गए बदलाव की वजह से हुई गलती हो सकती है? लेकिन उसकी गहनता को देखते हुए ऐसा होना नामुमकिन था। इसके अलावा आज 10,877 लोगों ने प्रवेश पाने की कोशिश की, फिर भी उनमें से सिर्फ एक ही पास हो पाया। अगर एल्गोरिथम में कोई समस्या होती तो इससे ज्यादा लोग होते। जब तक एंगनारिल अचानक एक संभावना के माध्यम से, मुझे उसका बायोमेट्रिक्स दे दो। अमोरे दंग रह गए। बायोमेट्रिक्स सुरक्षित और सुरक्षित तो थे, लेकिन एक बार फिर जनता के आक्रोश से बचने के लिए उन्हें एक्सेस करने के लिए एक बड़ा बोझ साबित करना जरूरी था। आखिरकार कोई भी नहीं चाहता था कि किसी जगह जाने के लिए खुद को इस तरह नंगा किया जाए, लेकिन दुनिया का यही दस्तूर था। नियम सिर्फ कमजोरों के लिए थे। एंगनारिल को लियोनेल के दांतों के एक्स-रे से लेकर उसके खून के नमूनों तक सब कुछ हाथ लग गया। उसने जो देखा उससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अंत में उसकी पुतलियां और सिकुड़ नहीं पाईं। उद्धरण ... क्या बदकिस्मती है। ऐसी प्रतिभा इस आकाशगंगा में नहीं होनी चाहिए। ये कहां से आया और आज ही क्यों? उन्होंने जो कुछ देखा उसे 2 पंक्तियों में संक्षेपित किया जा सकता है। आयु 21, आयाम टिया 1, 5वां। इससे पहले कि एंगनारिल कोई निर्णय ले पाते, उनका टैबलेट कंपन करने लगा और एक आवाज बोलने लगी। एंगनारिल, लेडी आन्या अपनी फोर्स क्राफ्टर्स परीक्षा देने के लिए तैयार है। लियोनेल गेट के सामने उदासीनता से खड़ा था।
क्या उसे लगता था कि अंदर जाने के लिए इतना ही काफी होगा? सच कहूं तो उसे शक था। फिर भी उसे कोशिश तो करनी ही थी, चाहे कुछ भी हो जाए। सच तो ये था कि उसके सामने सबसे बड़ी समस्या उसकी चोटें नहीं थीं, न ही इस पूरी प्रक्रिया को दोबारा दोहराने में लगने वाला समय। बेशक ये चीजें बड़ी समस्याएं थीं, लेकिन ये अस्तित्वगत नहीं थीं। मुख्य समस्या ये थी कि गिल्ड में सामान्य रूप से प्रवेश करने का ये शायद एकमात्र मौका था। लियोनेल यह नहीं भूला था कि वह अभी भी एक वांछित अपराधी था। दुनिया इतनी बड़ी थी कि ऐसी चीजों को लागू करना मुश्किल था, खासकर तब जब जानकारी उन लोगों ने दबा दी हो जिन्होंने शुरू में उसका वारंट जारी किया था। हालांकि लियोनेल मूर्ख नहीं था। अभी भी पूरी संभावना थी कि जल्द ही उसका पर्दाफाश हो जाएगा। जब वह समय आएगा तो यह मामला और भी तूल पकड़ लेगा। तब तक अगर वह चाहे भी तो उसे इस जगह में प्रवेश के लिए 12 घंटे देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उसे इस अवसर का लाभ उठाना पड़ा, जबकि उसका नाम और चेहरा आकाशगंगा में कहीं भी ज्ञात नहीं था, ताकि वह कुछ कार्य कर सके, अन्यथा वह जहां भी जाता मुसीबत में फंस जाता। अगर लियोनेल को ये बताना होता कि इस समय उसके लक्ष्य क्या हैं, तो वह आकाशगंगा में एक मजबूत पैर जमाना था जो पृथ्वी पर उसके द्वारा बनाए जा सकने वाले निर्माण से कहीं आगे तक फैला हो। उसे पता नहीं था कि क्यों, कम से कम यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह शब्दों में बयां कर सके, लेकिन किसी कारण से वह सहज रूप से अपने दादा को ही एक प्रतियोगी के रूप में देखता था। वह पृथ्वी को एक ऐसी जगह के रूप में देखता था जिस पर विजय प्राप्त की जा सके, न कि एक ऐसी शक्ति के रूप में जो उसका साथ दे रही हो। इस नजरिए से देखें तो लियोनेल अकेला था, लेकिन वो लक्ष्यहीन नहीं था। चूंकि मिल्की वे गिल्ड उस पर निशाना साध रहा था, इसलिए उसे अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनी कुर्बानी देने में कोई आपत्ति नहीं थी। आकाशगंगा के सबसे बड़े मर्चेंट गिल्ड के संसाधनों का उपयोग करके नींव रखने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? इसका मतलब यह था कि लियोनेल को अब यहां नहीं रोका जा सकता। उसे पता था कि शील्ड क्रॉस टॉस को उसके यहां आने की खबर पहले से ही थी। उसे नहीं पता था कि उनके हुक इस आकाशगंगा में कितनी गहराई तक धंस गए हैं, लेकिन उसे सावधान रहना था। लियोनेल जहां एक और बदतर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार था, वहीं उसकी पीठ पर मची हलचल ने पहरेदारों को उसकी छिपी हुई धमकी का जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। पीछे मुड़कर देखा तो लियोनेल ने देखा कि सफेद लकड़ी और सुनहरे पत्तों से बनी एक गाड़ी को एक सफेद घोड़ा खींच रहा था। उस जानवर के अंग शक्तिशाली थे और उसकी याल लंबी और सुंदर ढंग से सजी हुई थी। सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो जानवर किसी परीक्षा से निकल आया हो। बस एक सीन की कमी थी और लियोनेल को यकीन हो गया कि उसे किसी और पौराणिक क्षेत्र में भेज दिया गया है, जो सिंड्रेला के लिए था। हालांकि ये घोड़ा लियोनेल को धरती पर मिलने वाले किसी भी सामान्य घोड़े जैसा लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी तौर पर था। लियोनेल को महसूस हो रहा था कि उसका खून बहुत गाढ़ा था, उसकी नसों में पारे की तरह दौड़ रहा था। उसकी आंखें मांस की नहीं, बल्कि उनकी आंखों के अंदर तैरती हुई एक अमूर्त रोशनी की तरह लग रही थीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये घोड़ा अर्ध छठे आयाम के भीतर था और फिर भी इसे केवल एक गाड़ी खींचने का काम सौंपा गया था। वह गाड़ी एक चांदी का खजाना है। लियोनेल जितना अधिक समय तक देखता रहा, ये सब उतना ही हास्यास्पद लगने लगा। गाड़ियां अक्सर दिखाई नहीं देती थीं, खासकर इस ग्रह पर तो बिल्कुल नहीं। जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, जिन लोगों को गाड़ियों की अनुमति थी वे ऊंचे दर्जे के लोग थे और उनमें से ज्यादातर लोग हवा में यात्रा करने के लिए चिकने उच्च स्तरीय शटल का इस्तेमाल करते थे। बाकी सभी को अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता था। केवल जब लंबी दूरी तय करना जरूरी होता था तभी वे फोर्स आर्च से प्राप्त सुविधाजनक टेलीपोर्टेशन हब का इस्तेमाल करते थे। कहने का तात्पर्य यह था कि यह गाड़ी सड़कों पर एकमात्र थी और इसका गंतव्य भी बिल्कुल स्पष्ट था। जेंडर और रियो के चेहरे के भाव बदल गए। रास्ते से हट जाओ, हटो हटो, रियो ने लियोनेल और उसके पीछे कतार में खड़े अन्य लोगों पर चिल्लाया। इस समय गिल्ड के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश के लिए कतार लगी हुई थी। ये कतारें दो थीं। एक दरवाजा उन लोगों के लिए था जो मुख्य गिल्ड में आसानी से प्रवेश और निकास कर सकते थे, और दूसरा लियोनेल जैसे विशेष परिस्थितियों वाले लोगों के लिए। ये दोनों दरवाजे मुख्य द्वार के छोटे छोटे प्रवेश द्वार थे। हालांकि मुख्य द्वार को खोलने के लिए दोनों दरवाजों को बंद करना पड़ता था और तंत्र को सक्रिय करना पड़ता था। जाहिर है, जो कोई भी एक अर्ध छठे आयामी जानवर द्वारा खींचे गए सिल्वर ग्रेड खजाने में सवार हो सकता है, वह संभवतः गिल्ड में प्रवेश करने के लिए एक साइड प्रवेश द्वार का उपयोग नहीं कर सकता है। जेंडर और रियो को उम्मीद नहीं थी कि खास मेहमान इतनी जल्दी आएंगे, इसलिए वे पहले से ही आदेश देने लगे थे।
सच कहूं तो ज्यादातर लोगों को उनकी चेतावनी की जरूरत नहीं थी। वे अपनी जगह अच्छी तरह जानते थे। उनका इतने बड़े आदमी के रास्ते में आने का कोई इरादा नहीं था। बहरहाल लियोनेल 1 इंच भी नहीं हिला। वह दरवाजों के बीच में ऐसे खड़ा रहा मानो दरवाजे सिर्फ उसके लिए ही खोले जा रहे हों। क्या तुमने सुना नहीं कि हमने क्या कहा? भागो! लियोनेल को डराने का यह उनका आखिरी मौका था। वे इस मेहमान को इतना भद्दा रूप नहीं दिखा सकते थे। उन्हें कई बार चेतावनी दी जा चुकी थी कि सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। इसीलिए वे लियोनेल को गिल्ड में आने नहीं दे सकते थे। फिर भी ये कमीना अभी भी परेशानी खड़ी कर रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और लियोनेल पर टूट पड़े, मानो उसे दिखाना चाहते हो कि वे मजाक नहीं कर रहे थे। बदकिस्मती से लियोनेल अपने बालों के हल्के से झटकने के अलावा बिल्कुल भी हिल नहीं पाया। जेंडर और रियो दोनों ही टियर 4 थे, जिससे सच कहूं तो वे काफी शक्तिशाली थे। लेकिन लियोनेल ने कल ही ऐसे 4 विशेषज्ञों को मार गिराया था। घोड़ा और गाड़ी आगे बढ़ते रहे। घोड़े के दबाव से ही जेंडर और रियो सिहर उठे, उनकी आंखों में डर की चमक आ गई। लियोनेल को इस घोड़े की सटीक प्रजाति का पता नहीं था, लेकिन उन्हें पता था। रक्तबुद्ध जाति, एक ऐसा घोड़ा जिसका स्वभाव राक्षस जैसा और धैर्य जलते हुए फ्यूज जैसा है। और अब उसके रास्ते से हटने में बहुत देर हो चुकी थी। लियोनेल को अचानक अपनी गर्दन के पीछे से गर्मी का एक तेज झोंका महसूस हुआ। लेडी आन्या, लियोनेल के बाल हवा में लहरा रहे थे। उसे अंदाजा हो गया था कि अगर उसकी अग्नि तत्व के प्रति सहज लगाव न होता तो शायद ये सांस ही उसकी त्वचा को झुलसाने के लिए काफी होती। वह पीछे मुड़ा, उसकी आंखों में एक उदासीनता भरी नजर थी, मानो उसे न तो पहरेदारों में और न ही आसपास के विशेषज्ञों में डर दिखाई दे रहा था। जब लियोनेल की नजर घोड़े से मिली तो घोड़ा थोड़ा कांप उठा, उसके नथुने फड़कने लगे और शरीर में तनाव आ गया। न जाने क्यों इस घोड़े ने लियोनेल का दबाव बहुत ज्यादा महसूस किया। ये दबाव ऐसा नहीं था जिससे पता चलता कि लियोनेल उससे ज्यादा ताकतवर है, बल्कि ये दबाव ऐसा था जिससे पता चलता कि उसे डरना चाहिए। यह एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर था, मानो वह लियोनेल के असली रूप को देखने के बजाय ये देख रहा था कि वह क्या बन सकता है। आयामी कविता में लोगों की कई प्रजातियां थीं, मनुष्य और ओरिक्स तो बस 2 ही प्रजातियां थीं जिनसे लियोनेल अब तक मिला था। हालांकि प्रजातियों के बीच एक बड़ी विभाजन रेखा थी और यह विभाजन रेखा थी मानव बनाम पाश्विक। मनुष्य और ओरिक्स जैसी मानवरूपी प्रजातियां अपनी सक्रिय क्षमताओं पर अधिक निर्भर रहने के लिए विकसित हुईं और उनकी प्रतिभा अधिक लचीली थी। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि प्रतिभाशाली मनुष्यों की तुलना में प्रतिभाहीन मनुष्य अधिक हैं। पाश्विक प्रजातियां अपनी जन्मजात क्षमताओं पर निर्भर होकर विकसित होती हैं और उनकी प्रतिभा बहुत कम लचीली होती है। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि मानवों की तुलना में जानवरों में प्रतिभा ज्यादा होती है। ये जानने की प्रमुख विभाजक रेखा की जो दिया गया है उससे कैसे लेना है और स्वीकार करना है, संभवतः विकास का सबसे मौलिक विचलन पथ है जिसे आयामी छंद ने प्रस्तुत किया था, जिससे असंख्य अंतर निकाले जा सकते थे। ऐसा ही एक अंतर ये था कि पाश्विक जातियों की सहज प्रवृत्ति मानव जातियों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। इसलिए रक्तबुद्ध जाति का ये घोड़ा लियोनेल के प्रति अपने भय के अनुरूप था और इसलिए मनुष्यों की तुलना में उस पर कार्रवाई करने के लिए कहीं अधिक तत्पर था। लियोनेल, जो अब तक उदासीन था, अचानक मुस्कुराया और हाथ बढ़ाया। वहां मौजूद लोगों की स्तब्ध निगाहों के बीच लियोनेल ने घोड़े के जबड़े को सहलाया। पहले तो घोड़ा कांप उठा, मानो उसे डर हो कि लियोनेल उसे नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन जब उसे लगा कि लियोनेल का कोई बुरा इरादा नहीं है, तो उसने हल्के से हिनहिनाते हुए लियोनेल के हाथ को कुहनी मार दी। जेंडर और रियो सदमे में जम गए। क्या ये ब्लड मर्करी नस्ल का घोड़ा था? क्या वे अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे? क्या वे एक ही खुर से पहाड़ को कुचलकर चूर चूर नहीं कर सकते थे और एक ही हिनहिनाहट से बादलों को तितर बितर नहीं कर सकते थे? आखिर यहाँ क्या हो रहा था? लिटिल वाइट, क्या कुछ बात है? तभी अचानक एक आवाज गूंजी। यह इतनी मधुर और मधुर थी कि लगभग सन्नाटा छा गया। बस कानों में बांसुरी जैसी सीटी की आवाज गूंज रही थी, मानो वह भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहती हो। लियोनेल खुद को रोक नहीं पाया और गाड़ी की तरफ देखने लगा। उसने जिंदगी में सिर्फ एक ही ऐसी आवाज सुनी थी। अचानक ऐसी बात सुनकर वह थोड़ा चौंक गया। इस आवाज में वैसी सहज जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन लियोनेल को कुछ ऐसा लग रहा था कि ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह इसे बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पा रही थी। और इस जबरदस्ती के बिना भी, उसका चेहरा देखे बिना भी, उसकी रक्षा करने की सहज इच्छा और जरूरत का एहसास हो सकता था।
केवल इस आवाज से ही लियोनेल को पता चल गया कि गाड़ी के अंदर बैठी महिला बहुत शक्तिशाली है। कहना ही पड़ेगा कि गाड़ी में न तो कोई ड्राइवर था, न ही कोई खिड़कियां। जाहिर है इस ब्लड मर्करी घोड़े में अपनी मंजिल खुद ढूंढने की काफी बुद्धि थी। लेकिन ठीक इसी वजह से अचानक रुकना युवती की उम्मीदों से परे था। पहरेदार अचानक सदमे से बाहर आए और उन्हें अपना कर्तव्य याद आया। हालांकि जब तक वे इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ताकि दोष से बच सके, गाड़ी के दरवाजे खुलने की खटखट की आवाज आए और फिर उन सभी ने एक देवी के अवतरण के साक्षी बने। उनमें से किसी ने भी सबसे पहले उसकी लंबी सफेद पोशाक का किनारा देखा, जो इतना लंबा था कि उसके पैर पूरी तरह से ढक गए थे, और सब कुछ उनकी कल्पना पर छोड़ दिया। पोशाक अपने आप में काफी सादी थी और उस पर ज्यादा कढ़ाई भी नहीं की गई थी, लेकिन उसकी टांगों के चारों ओर कितनी भी ढीली होने के बावजूद वह उसके कूल्हों से थोड़ा चिपकी हुई थी। जब युवती का सिर गाड़ी से बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे दुनिया में एक ताजा हवा का झोंका आया हो। सूरज और भी धुंधला लग रहा था, आसमान और भी उदास, यहाँ तक कि गिल्ड की खूबसूरत सड़कें भी फीकी पड़ गईं, उसका मुकाबला करने में असमर्थ। और यह सब इस तथ्य के बावजूद था कि उस युवती ने घूंघट ओढ़ा हुआ था। उसके लंबे सफेद बाल लहरा रहे थे और उसकी पोशाक की तहों में गुम हो रहे थे। सुनहरी आंखों का एक जोड़ा उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था। उनकी गहराई में एक मासूम सी चमक थी जो यह उम्मीद जगाती थी कि उसे कभी कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी कोमल गोरी त्वचा के सिर्फ कुछ हिस्से ही उसके माथे और उसकी पतली हंस जैसी गर्दन पर दिखाई दे रहे थे, फिर भी ये लोगों को लुभाने के लिए काफी था। युवती ने लियोनेल को अपने घोड़े को सहलाते हुए देखा तो उसकी पलकें झपक गईं। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी नन्ही सी वाइट का गुस्सैल स्वभाव कैसा है। वह दूसरों को अपने पास आने भी नहीं देती थी, छूना तो दूर की बात थी। ये वाकई एक चौंकाने वाला दृश्य था। आह लेडी आन्या, मैं आपका अभिवादन न कर पाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। उसी क्षण गिल्ड से कई शक्तिशाली आभाएं बाहर निकलीं और हर एक के चेहरे पर दुख के भाव थे, क्योंकि बड़े दरवाजे आखिरकार खुल गए थे। इस लेडी आन्या को समझना वाकई बहुत मुश्किल था। उसने कुछ मिनट पहले ही उन्हें बताया था कि वह अभी अपनी परीक्षा देना चाहती है, फिर भी वह पहले से ही यहाँ थी। उसने उन्हें ज्यादा तैयारी करने का समय नहीं दिया। हालांकि इस पूरे समय लेडी आन्या, जो अभी भी आंशिक रूप से नीचे उतरी हुई थी और आंशिक रूप से अपनी गाड़ी से बाहर नहीं आई थी, अपनी आंखों में लगभग बच्चों जैसी जिज्ञासा के साथ लियोनेल को देखती रही। तुम कौन हो? तुम लेडी आन्या के रास्ते में क्यों हो? लियोनेल की पीठ को देखते ही एक बुजुर्ग तुरंत भड़क गया। उसकी आभा एक टियर 7 अस्तित्व के दबाव के साथ नीचे गिर रही थी, जैसे कि वह उसे जहां वह खड़ा था वहीं मार डालने का इरादा रखती थी। न्याय। सड़कों पर माहौल ऐसा छा गया कि दर्शक अचानक से अपने दिल की धड़कनें रोक बैठे और गोलीबारी की जद में आए दो गार्ड जेंडर और रियो मानो जमीन पर गिर पड़ना चाहते थे। हर कोई लियोनेल की ओर देख रहा था, जो शायद इसका खामियाजा भुगत रहा होगा। कुछ के चेहरे पर छल के भाव थे, कुछ के चेहरे पर दया, और कुछ बस इससे दूर रहने पर ध्यान दे रहे थे, इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे। हालांकि किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि लियोनेल अचानक पीछे मुड़कर उस वृद्ध महिला की ओर देखेगा जिसने उस पर चिल्लाया था, मानो वह किसी उद्धारकर्ता को देख रहा हो। आह, तुम आखिरकार आ ही गए। मुझे सचमुच तुम्हारी मदद की जरूरत है। लियोनेल दौड़कर उस औरत के सामने खड़ा हो गया, खूबसूरत लेडी आन्या और लिटिल वाइट को नजरअंदाज करते हुए। हालांकि उन दोनों में से ऐसा लग रहा था कि लिटिल वाइट लियोनेल के प्रस्थान से सबसे ज्यादा असंतुष्ट थी, क्योंकि उसे दुलार किए जाने में बहुत मजा आ रहा था। लियोनेल उस बुजुर्ग महिला के सामने आधे अधूरे विनती भरे भाव से खड़ा था, मानो कोई बच्चा अपनी दादी से अन्याय के लिए गुहार लगा रहा हो। जाहिर है बुजुर्ग महिला के पास कहने को भी कोई सुरक्षा नहीं थी। आखिरकार भले ही क्राफ्टर्स की युद्ध क्षमता आमतौर पर कमजोर होती थी, फिर भी वे इस कमी को पूरा करने के लिए तरह तरह के क्राफ्ट्स के लिए जाने जाते थे। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा तुरुप के पत्ते रखने वाला कोई एक समूह था तो वो निश्चित रूप से फोर्स क्राफ्टर था, और खास तौर पर वो फोर्स क्राफ्टर जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था और जिसके पास सफलता की उम्मीद में कुछ नया करने के अलावा और कुछ नहीं था। इसके अलावा वह बूढ़ी औरत टियर 7 की थी। उसे किसी से कोई खतरा नहीं था, यहाँ तक कि गिल्ड के पहरेदारों को भी उससे डरना चाहिए था। अब वह सार्वजनिक रूप से सिर्फ लेडी आन्या के आने की वजह से ही दिखाई दे रही थी। इसका मतलब ये था कि न केवल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने लियोनेल को रोका हो, बल्कि कोई भी उसे रोकने की स्थिति में भी नहीं था। पलक झपकते ही वह उस बुजुर्ग महिला के सामने आ गया।
उनकी लंबाई में अंतर के कारण वह उससे लगभग लंबा लग रहा था, फिर भी इस बातचीत में वह एक मासूम बच्चे जैसा लग रहा था। मैडम, आप बहुत शक्तिशाली और उच्च पदस्थ प्रतीत होती हैं, है ना? तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे लिए न्याय करें। मैंने पिछला आधा दिन कस्टम्स से गुजरते हुए बिताया है और गिल्ड के इलाके में यह मेरा पहला अनुभव है। मुझे कहना होगा कि मैं इसकी सुंदरता और भव्यता से अभिभूत हूं और गेट तक पहुंचने तक मैं एक महान शिल्पकार बनने के लिए उत्साहित और रोमांचित था। हालांकि जब मैं गेट पर पहुंचा और अपने दस्तावेज पेश किए तो यहां मौजूद 2 गार्डों ने उन्हें फाड़ डाला। मैं स्तब्ध रह गया। गिल्ड की गरिमा को इस तरह से ठेस पहुंचाई जा रही थी कि 2 गार्डों ने इतने सारे प्रत्यक्षदर्शियों के सामने उसकी प्रतिष्ठा को तार-तार करने की हिम्मत की। मुझे कहना होगा कि मैंने इससे ज्यादा बुरा कभी महसूस नहीं किया, यहां तक कि मेरा दिल भी दुखता है। मुझे बताया गया था कि फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड मेरे भविष्य के लिए सबसे अच्छी जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई भी क्राफ्टर बन सकता है, बशर्ते आपके पास हुनर हो। लेकिन मुझे सिर्फ इसलिए वापस भेज दिया गया क्योंकि मैं फोर्स क्राफ्टर्स परीक्षा देना चाहता था। ये दोनों, जैंडर और रियो, तो यहां तक कह रहे थे कि जब भी मैं आऊंगा वे मुझे वापस भेज देंगे। कृपया मेरी मदद करें। लियोनेल की आवाज गिड़गिड़ाती और भावुक थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल सचमुच रो पड़ेगा। और तो और, उसने इतनी जल्दी, इतने दृढ़ विश्वास और स्पष्टता से बात की थी कि स्तब्ध होने के बावजूद वो बुलिया, जो अपना आपा खोने पर तुली हुई थी, सिर्फ इस हद तक सदमे में थी कि उसका गुब्बारा फूल गया। साफ था कि वह भी लियोनेल की आवाज में हल्के फुल्के दबाव को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। दरअसल सुनने वालों में से कई लोगों को, भले ही वे पहले उपहास कर रहे थे, अचानक उसके लिए बुरा महसूस होने लगा। अगर बुलिया ने पहले अपने विचारों को समेटा होता तो शायद उसकी प्रतिक्रिया कुछ और होती। लेकिन लियोनेल की विनती और जिस तरह उसने अचानक अपने शरीर को उन 2 गोरे पहरेदारों की ओर इशारा करने के लिए घुमाया, उसे देखकर उसे कुछ समझ में आने से पहले ही बोल पड़ा। क्या वह जो कह रहा है वह सच है? बुलिया को अपनी बात पर लगभग तुरंत ही पछतावा हुआ। उसे यह नहीं पूछना चाहिए था। उसे ये दिखावा करना चाहिए था कि लियोनेल बकवास कर रहा है और उसे भाग जाने को कहना चाहिए था। शायद कोई मनगढ़ंत आरोप भी ढूंढना चाहिए था जिससे उसे गिरफ्तार करवा दिया जाए या उनकी दुनिया से बाहर निकाल दिया जाए। हालांकि जब से उसने ये पूछा था, उसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। धिक्कार है। इनकार करो मूर्खों। बूढ़ी औरत मन ही मन चिल्लाए। जैंडर और रियो, बुलिया क्या सोच रही थी, इसका अंदाजा न लगा पाने के कारण घबरा गए। उन्हें बस इतना याद था कि लियोनेल ने सभी कैमरों की ओर इशारा किया था, और यह भी नहीं बताया था कि उसने खुद भी इस घटना को रिकॉर्ड किया था। वे कैसे मान सकते थे कि बुलिया उनके लिए झूठ बोलने को तैयार हो जाएगी? दोनों को लगा कि वे पकड़े जाएंगे। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि सच बोलकर उन्हें कम सजा मिलेगी। दोनों ने अपने सिर नीचे कर लिए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, ये सच है। तू बुजुर्ग महिला ने उन दोनों की तरफ झुर्रीदार उंगली उठाई। बाहर वालों को ऐसा लगा जैसे वह उनके बुरे व्यवहार से नाराज हो गई हो। लेकिन असलियत तो ये थी कि वह इस बात से नाराज थी कि उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि इतनी बुरी हरकत कर सकें। अब वह इस स्थिति से कैसे निपटे? न सिर्फ उनकी शाखा गिल्ड ने पहली नज़र में ही बुरा प्रभाव डाला था, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे इस उपद्रवी को किसी तरह का शांति प्रस्ताव भी देना पड़ सकता था। उसने लियोनेल का चेहरा अपनी यादों में लगभग जला दिया था। वह लियोनेल की जिंदगी को नर्क बनाने के कई तरीके सोच रही थी। चूंकि तुम गिल्ड में रहना ही चाहते थे, इसलिए वह उसे दिखाएगी कि गिल्ड में रहने का क्या मतलब होता है। किसने कहा? जब बुजुर्ग महिला कोई फैसला लेने ही वाली थी कि क्या करना है, तभी अचानक एक आभामंडल उनके पास आया। कुछ ही देर बाद एंगनारिल उनके बीच प्रकट हुआ और अपने माथे पर लाचारी के भाव के साथ स्थिति को गौर से देख रहा था। कुछ क्षण बाद उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया। लेडी आन्या, एल्डर इसोल्तिह ने। उन्होंने आन्या और वृद्ध महिला का अभिवादन किया तथा अन्य वृद्धों का भी सरसरी तौर पर अभिवादन किया। माफ कीजिए, सीमा पर एक गलती हो गई है। लियोनेल मोरालेस, सही कहा। चूंकि यह गलती मेरी और मेरे विभाग की है, तो क्या मैं आपको ग्रीन वीआईपी कार्ड दे दूं? आप 1 साल तक बिना किसी शुल्क या उचित प्रक्रिया के गिल्ड क्षेत्र में आ जा सकेंगे। प्रक्रिया पूरी करने में बस 1 दिन लगेगा और फिर आप अपने काम पर जा सकेंगे। क्या ये ठीक रहेगा? लियोनेल का विनती भरा भाव पहले ही तटस्थता में बदल चुका था। उसे पहले ही एहसास हो गया था कि इस नाटक को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है।
जैसे ही यह इंगनारिल प्रकट हुआ, स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। जब तक वह फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड से पूरी तरह अलग होकर यही लड़ने को तैयार नहीं होता, वह यहीं तक जा सकता था। और इसका अंत क्या होगा? इससे कुछ हासिल करने के लिए उसे शायद गिल्ड के खजाने को लूटना होगा। अगर उसने सचमुच ऐसा किया तो उसे बस एक और ताकतवर दुश्मन मिल जाएगा। लियोनेल की समझ के अनुसार ये फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड एक छोटी सी शाखा थी, लेकिन यह मुख्य शाखा की प्रतिष्ठा का भी प्रतिनिधित्व करती थी। किसी को भी पूरे गिल्ड को यूं ही लूटने के बाद नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक कि वह अपनी पहचान न छिपा ले। लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास अभी इतना हुनर नहीं था कि वह उन सभी स्कैनरों और सेंसरों को चकमा दे सके, न ही उसके पास इतना समय था कि वह ऐसे फोर्स क्राफ्ट या आर्ट बना सके जो ऐसा कर सके। इसीलिए उसने इस बार भेष बदलने की भी जहमत नहीं उठाई। हालांकि यदि वह इसी तरह मुसीबत में फंसता रहा तो यह एक सार्थक निवेश हो सकता है। इतना सब कहने के बाद इंगनारिल ने जिस तथाकथित ग्रीन वीआईपी की बात की थी, वह एक फायदेमंद सौदा हो सकता है। अगर वह कभी उसके हाथ लग जाए तो इंगनारिल के इसमें एक दिन लगेगा कहने से साफ जाहिर था कि वे अब भी लियोनेल को जल्द से जल्द अपनी नजरों से ओझल करना चाहते थे। और यह समझने के लिए किसी प्रतिभा की जरूरत नहीं थी कि यह सब आन्या के लिए था। लियोनेल के चेहरे पर अचानक आई उदासीनता देखकर इंगनारिल की नजरें सिकुड़ गईं। वह अच्छी तरह जानता था कि लियोनेल कैसे दरारों से निकल आया था। ब्रह्मांड भर में आव्रजन प्रक्रियाएं वास्तव में पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रक्रियाओं से बहुत अलग नहीं थीं। वीजा, नागरिकता, ग्रीन कार्ड, वर्कर्स परमिट, भले ही ये हमेशा एक ही नाम से न जाने जाते हों, लेकिन अवधारणाएं एक ही हैं। इस तरह की ज्यादा कठोर दुनियाओं में यहाँ तक कि एक छुट्टी के लिए भी आपको कुछ ऐसे मानकों को पूरा करना होता था जो ज्यादातर दुनियाओं में नागरिक बनने के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे में एल्गोरिथम में युवाओं और प्रतिभाओं के लिए एक परीक्षा होती थी। जाहिर है कि इन दीवारों में एक खास क्षमता वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाता था। लियोनेल की प्रतिभा इतनी महान थी कि संशोधित एल्गोरिथम के तहत भी वह स्क्रीनिंग से गुजरने में कामयाब रहे, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। आखिरकार बाकी सब यही सोचते थे कि लियोनेल कोई देहाती गुंडा है जो मुसीबत खड़ी कर रहा है। लेकिन इंगनारिल अच्छी तरह जानता था कि चीजें इतनी आसान नहीं हैं। दरअसल अगर आन्या की वजह से ऐसा न होता तो उसे लियोनेल की चापलूसी करने पर मजबूर होना पड़ता। फिर भी उसके पास अपनी लड़ाई चुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे लियोनेल उसे अच्छी तरह से समझ रहा था। वह उसके शब्दों के खेल और दोनों पक्षों को खुश करने के उसके प्रयासों से अप्रभावित था। सच तो यह है कि लियोनेल गुस्से से भर गया था। वह सम्मान को सबसे ज्यादा अहमियत देता था और इस समय उससे लग रहा था कि उसका समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को लगा कि लेडी आन्या को खुश करने के लिए उसे नाराज करना ज्यादा बेहतर है। ये तथाकथित ग्रीन वीआईपी कार्ड उसे दिया जाता था, चाहे वह कितना भी दुर्लभ या अच्छा क्यों न हो। उसे ऐसा लगता था जैसे उसे अच्छा लड़का होने के लिए सिर पर थपथपाया जा रहा हो। उसने सारे नियमों का पालन किया था, जो भी करना जरूरी था वो किया था, और अब तक उसने किसी पर भी भड़कना नहीं छोड़ा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी स्थिति में भी जब आपने सब कुछ बिल्कुल सही और जैसा होना चाहिए वैसा किया हो, अगर सत्ताधारी लोग आप में कोई कमी निकालना चाहें तो वे निकाल ही लेंगे। इसलिए जबकि लियोनेल ने इंगनारिल को भावशून्यता से देखा, क्योंकि उसके पास इस मामले में कोई वास्तविक विकल्प नहीं था, वह अनिच्छा से उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला था। उसने पहले ही अपने दिल में इन मामलों को याद कर लिया था। क्षमा करें। लियोनेल के कुछ बोलने से पहले ही वह मधुर आवाज फिर गूंजी। मानो पतंगे आग की ओर आकर्षित हो गए हों। सभी बुजुर्ग और इंगनारिल पलट गए। बस उन्हें हिलाने के लिए पूंछें ही नहीं बची थी। आन्या ने अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें झपकाईं। हालांकि घूंघट में देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था, पर वो ज्यादा से ज्यादा 17 साल की लग रही थी। हालांकि उसकी आवाज एक परिपक्व महिला जैसी थी। क्या मैं गलत समय पर आ गया? अगर आज हमारी परीक्षा नहीं हो पाती तो मैं किसी और समय आ सकता हूँ। बड़ों के चेहरे के भाव बदल गए। वे इस पर क्या प्रतिक्रिया देते? क्या उन्हें कहना चाहिए था कि वे दूसरों को परीक्षा देने से इसलिए रोक रहे हैं ताकि वह अकेले परीक्षा दे सके? लेकिन इतनी बेबाकी से बात कहने से समस्याएं पैदा हो सकती थीं। और तो और किसी को भी नहीं पता था कि वह यहाँ परीक्षा देने आए हैं, भले ही उन्हें कुछ अंदाजा ही था अभी तक। अब इसे छिपाना लगभग नामुमकिन था। सौभाग्यवश इंगनारिल फुर्तीला था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है लेडी आन्या।
समस्या यह है कि हमारी छोटी शाखा ब्लैक ग्रेड परीक्षा देने के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ तक कि यहाँ के सभी वरिष्ठों को भी कांस्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बड़ी शाखाओं में जाना पड़ता था। इसलिए आपकी कांस्य ग्रेड परीक्षा की तैयारी और प्रमाणन के लिए हमें बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। फिलहाल हम चाहकर भी ब्लैक ग्रेड परीक्षा नहीं दे सकते, इसलिए हम इतने सारे लोगों को वापस भेज रहे हैं। बुजुर्गों ने झट से सिर हिला दिया, ये सोचकर कि इंगनारिल ने ऐसा बहाना सोच ही लिया, सचमुच बहुत जल्दी। और यह पूरी तरह गलत भी नहीं था, इसमें कुछ सच्चाई भी थी। लेकिन तभी लियोनेल के होंठ मुड़ गए। किसने कहा कि मैं यहाँ कांस्य ग्रेड परीक्षा देने नहीं आया हूँ? क्या तुमने पूछा भी? इंगनारिल हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था कि उसकी योजना अचूक है, लेकिन अब वह बस अपनी भद्दी अभिव्यक्ति को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। फाइलों के अनुसार लियोनेल टिया 1 था। इसके अलावा स्कैन में उस पर किसी अन्य जीवनरूप का संकेत नहीं मिला था, इसलिए ये सबसे अधिक संभावना थी कि उसके पास कोई आत्मा नहीं थी जिससे उसकी फोर्स क्राफ्टिंग सीमित हो गई होगी। बेशक स्पिरिट्स दुर्लभ थे, इसलिए ये लियोनेल पर कोई नकारात्मक बात नहीं थी, ये सिर्फ एक अवलोकन था जो पहले के समान ही महत्वपूर्ण था। टिया 1 में रहने वाले लियोनेल के लिए कांस्य खजाने बनाने के लिए आवश्यक आत्मिक शक्ति का लंबे समय तक बने रहना असंभव था। इसके अलावा लियोनेल की उम्र को देखते हुए इंगनारिल का अनुमान था कि लियोनेल ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने ही 5वें आयाम में रहा होगा। अगर वह इससे ज्यादा समय तक वहां रहा होता और उसकी प्रतिभा को देखते हुए, तो वह अब तक की तुलना में कहीं ज्यादा प्रगति कर चुका होता। कहने का तात्पर्य ये था कि अगर इंगनारिल को कोई संभावना बतानी होती, तो वह 97% निश्चितता के साथ अनुमान लगाता कि लियोनेल कांस्य शिल्पकार नहीं था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा एक अर्ध कांस्य शिल्पकार था, जो उसकी उम्र के हिसाब से फिर भी बहुत ही उत्कृष्ट उपलब्धि थी। दरअसल इंगनारिल को लगा कि उसने लियोनेल के बारे में भी बहुत ज्यादा अनुमान लगा लिया था, लेकिन ये सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। बुजुर्ग लियोनेल की तरफ ऐसे देख रहे थे मानो उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हो, खासकर इस सोल्तेहने की। साफ था कि उनमें से किसी को भी लियोनेल पर यकीन नहीं था। उन्हें लेडी आन्या का समर्थन ठीक ठीक पता नहीं था, लेकिन वे उस व्यक्ति के बारे में जानते थे जिसने उनसे उसकी देखभाल करने का अनुरोध किया था। ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे वे नाराज कर सके, और फिर भी वे आन्या के अधीन थे। यह उन्हें ये बताने के लिए काफी था कि लेडी आन्या का अस्तित्व कितना भयावह होगा। और फिर भी ये छोटा सा उपद्रवी सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। बदकिस्मती से इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, आन्या के चेहरे पर चमक आ गई। उसने ताली बजाई, उसकी पतली उंगलियां और नाजुक हथेलियां जरा से जोर से लाल हो गईं। ये तो बहुत बढ़िया है, फिर हम साथ में परीक्षा दे सकेंगे। आन्या उत्साहित लग रही थी। उसके घूंघट के नीचे उसकी मुस्कान खिल रही थी, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वे उसकी हल्की सी परछाई ही देख पा रहे थे। AI analysis of sale share price with 98.6% accuracy. स्टॉक एनालिसिस आए। उस पल बुजुर्गों को एहसास हुआ कि स्थिति बेबस थी। उन्हें लियोनेल को यह स्वीकार करने के लिए मनाने का भी मौका नहीं मिला कि वह झूठ बोल रहा है। ये सब बहुत ही क्रोधित करने वाला था। हालांकि उपद्रवी ने अब उनकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली और आन्या को धन्यवाद देते हुए मुस्कुराया। लियोनेल ने शुरू में आन्या को कभी दोष नहीं दिया था। आखिरकार ये साफ था कि यह सब उसकी जानकारी के बिना हुआ था। साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि वह उतनी भोली नहीं थी जितनी वह बनने का नाटक कर रही थी। जाहिर है वह उसकी मदद कर रही थी, इसके लिए वह आभारी था। एक सुंदरी जिसका दिल भी दयालु था, सचमुच तारीफ के काबिल। इंगनारिल और बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लेकिन आन्या ने अपने अगले शब्दों से उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। छोटी वाइट सारा दिन मेरी गाड़ी खींचने के बाद थक गई है, वह चरना और थोड़ा आराम करना चाहती है। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द परीक्षा शुरू कर सके ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके। हाँ, इसोल्तेहने ने जवाब दिया। कृपया इस तरफ। आन्या ने एक बार फिर अपनी गाड़ी में प्रवेश करने की जहमत नहीं उठाए, वह चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए लिटिल वाइट के बगल में चल रही थी। धन्यवाद। लियोनेल की आवाज न तो बहुत तेज थी और न ही बहुत धीमी, इसलिए आगे चल रहे बुजुर्गों ने, जिनमें इंगनारिल भी शामिल था, उसे आन्या की ओर इशारा करते हुए जरूर सुना। फिर भी वे बस यही दिखावा कर सकते थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। आन्या ने चमकती आंखों से लियोनेल की ओर देखा, उसकी निगाहों में शरारत की झलक थी, बुद्धिमत्ता की झलक थी तथा जिज्ञासा और दया की झलक थी जब वह लियोनेल के चेहरे की जांच कर रही थी।
मैं आन्या हूँ। लियोनेल हंसा, मैं लियोनेल हूँ। सिर्फ लियोनेल। आन्या ने पलकें झपकाईं। सिर्फ आन्या, लियोनेल ने उत्तर दिया। आह ठीक है, लेडी आन्या, आन्या ने विजयी भाव से कहा। लियोनेल एक पल के लिए अवाक रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। सबसे प्यारी बात यह थी कि लिटिल व्हाइट लियोनेल के साथ साथ लगातार जी 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 की आवाज निकाल रहा था। आन्या को लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। लिटिल व्हाइट को लियोनेल उससे भी ज्यादा पसंद था। तारांकन तारांकन। आकाशगंगा गांव के पार आईना एक नौकरानी के संरक्षण में एक हवेली से गुजर रही थी। उसके काले मुखौटे के नीचे एक ठंडी अभिव्यक्ति छिपी हुई थी। यहाँ मिस ब्रेजिंगर। आईना ने सिर हिलाया और कमरे में दाखिल हुई। हालांकि उसे ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि वहां एक खाली मेज और कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ, किताबों की अलमारियां वगैरह जैसी दूसरी दफ्तर जैसी सजावट जरूर थी, लेकिन उसके अलावा जिस व्यक्ति से मिलने के लिए उसे यहाँ भेजा गया था वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। मिस ब्रेजिंगर, आपसे आमने सामने न मिल पाने के लिए माफी चाहता हूँ। हालांकि इस समय हम थोड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। मेरे पास आपको इस तरह सामने लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आईना समझ गई और अचानक आए आवाज ने कमरे में गूंज दिया, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। यह बताना नामुमकिन था कि यह आवाज कहां से आई है और उससे भी ज्यादा ये पता लगाना नामुमकिन था कि इसे चलाने वाला फोसाट कहां था। इसलिए परेशान होने का कोई मतलब नहीं था। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मेरे पास आपके लिए एक मिशन है। आईना इसके लिए तैयार थी। उसने रिचर्ड के गुट में शामिल होने के प्रस्ताव को कुछ साधारण कारणों से स्वीकार कर लिया था। एक बात तो ये कि उसे इस बात की कोई खास परवाह नहीं थी कि इससे उसके पिता की क्या स्थिति होगी। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अपने पिता की परवाह नहीं थी, बल्कि यह कि उनका परिवार ऐसा नहीं था जो छोटी छोटी बातों पर अड़ा रहता। राजनीतिक कलह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे गंभीरता से लेते। दूसरी बात, रिचर्ड के प्रस्ताव ने उसे सबसे ज्यादा प्रशिक्षण संसाधन उपलब्ध कराए। यह इतना ही सरल था, न ज्यादा न कम। हालांकि वह ये भी जानती थी कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। फिर भी उससे कोई आपत्ति नहीं थी। ये मिशन उसके लिए प्रशिक्षण और कौशल निखारने का एक और अवसर मात्र थे। आपका लक्ष्य लेक्सेनिक्स परिवार है। मुझे दिखाओ। लियोनेल और आन्या को एक बड़े कमरे में ले जाया गया। कमरे के बिल्कुल बीच में सिर्फ एक बेंच रखी थी और 5 कुर्सियां उन बड़ों के लिए रखी थी जो शायद सब कुछ देख रहे होंगे। जाहिर है उन्होंने सिर्फ एक बेंच इसलिए रखी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आन्या ही अपनी परीक्षाएं देंगी, लेकिन लियोनेल ने उनकी योजना में खलल डाल दिया था। मामला और भी बदतर हो गया। लियोनेल और आन्या आपस में ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे मानो दो पुराने दोस्त हों। बड़ों के लिए आन्या को नाराज किए बिना कोई भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना भी मुश्किल था, जो लियोनेल की हर बात का उत्साह से जवाब दे रही थी। इसलिए वे बस अपनी जबान काट सकते थे। सच तो यह है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अब एक दो लोग परीक्षा देते हैं या नहीं। लियोनेल से उनकी समस्या यह नहीं थी कि वह यहाँ था, बल्कि यह थी कि उसने उनकी इज्जत गिरा दी थी। लियोनेल और आन्या की हर सुखद बातचीत उनके मुंह पर एक और तमाचा जैसी होती थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वह आन्या के मन में उनके लिए जो अच्छी छवि बननी चाहिए थी, उसे छीन रहा है। एंगनारल भौहें सिकुड़ते हुए पीछे पीछे चला। उसे आन्या का राजदूत बनना था, इसलिए जरूरी नहीं कि वह एक क्राफ्टर के तौर पर इसमें हिस्सा ले रहा हो। लेकिन इससे उसकी भावनाएं बाकी बड़ों से भी ज्यादा जटिल हो गईं। अंत में एल्डर इसोल्तेह नहीं थी जो लियोनेल का सिर उसकी गर्दन से अलग कर देना चाहती थी, लेकिन वह भी खुद को दबा नहीं सकी। मैंने सोचा था कि तुम बुरे होगे, लेकिन तुम वास्तव में बहुत अच्छे हो, आन्या ने खिलखिलाते हुए कहा। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। वह कब से ऐसा प्रभाव छोड़ने लगा? तुम्हारी आंखें हमेशा ऐसी लगती हैं जैसे कुछ हिसाब लगा रही हो, मानो तुमने दुनिया के लिए कोई दीवार खड़ी कर रखी हो, और तुम्हारे शरीर से कुछ खतरनाक निकल रहा है जिसे तुम दबा रहे हो। तुम्हें ज्यादा मुस्कुराना चाहिए, तुम्हारी आंखें देखने में बुरी नहीं हैं। आन्या बिना सोचे समझे टिप्पणी कर रही थी, उसकी मधुर आवाज उनके कानों में गुदगुदी पैदा कर रही थी। लेकिन लियोनेल का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वह ऐसा ही था? वह हमेशा खुद को बहुत करिश्माई समझता था। उसने रईसों के एक स्कूल को भी ऐसे छात्र छात्राओं में बदल दिया था जो उसके जैसे आम आदमी का सम्मान करते थे। लियोनेल अक्सर उन दिनों के बारे में सोचता रहता था जब वह एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाता था, और इस बात से हैरान होता था कि रॉयल ब्लू अकादमी पर उसका जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा था, वैसा उन पर क्यों नहीं पड़ पा रहा था।
ऐसा क्यों था कि वह जहां भी जाता था दुश्मन बना लेता था, फिर भी वह अपने स्कूल का सबसे लोकप्रिय छात्र क्यों था? इस द्वंद्व के लिए वह हमेशा डायमेंशनल वस को दोषी ठहराता था। यह एक ऐसी जगह थी जो उसके अपने करिश्मे को भी नजरअंदाज कर सकती थी, क्योंकि यह रिश्ते बनाने और एक दयालु हृदय बनाने की बजाय लड़ने और मारने पर ज्यादा आमादा थी। लेकिन क्या यह सच था? अगर वह जो ऊर्जा बाहर निकाल रहा था उसे वह बस ग्रहण कर रहा था, तो क्या होगा? लियोनेल को जवाब इतना आसान नहीं लगा। डायमेंशनल वज में जरूर कुछ क्रूर तत्व थे जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि उसे खुद को पूरी तरह से बंद कर लेना था? लियोनेल की हल्की बैंगनी आंखें हल्की चमक रही थीं। उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और करिश्मा उसके सबसे उपयोगी गुणों में से थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह खुद को ही कमजोर कर रहा था। अब वह अपने करिश्माई व्यक्तित्व से कम ही नेतृत्व कर पाता था। आजकल वह उदासीनता से नेतृत्व करने लगा था और अगर कोई उसकी इच्छानुसार प्रतिक्रिया देता तो ही मुस्कुराकर जवाब देता था। लेकिन इससे उसके चरित्र में एक खामी पैदा हो गई। वह आयामी छंद के प्रति इतना सतर्क था कि वह खुद को भी उन किरदारों में ढालने के लिए बदल रहा था जिनसे उसे इतनी नफरत थी। कैसी विडंबना है! लियोनेल खुद को रोक नहीं पाया और आन्या को गौर से देखने लगा। ये औरत उसे सिर्फ 10 मिनट से जानती थी। क्या यह इत्तेफाक था कि उसने इतनी गहरी बात कह दी थी? यह बात उससे भी ज्यादा गहरी थी। लो, तुम फिर से हिसाब लगा रहे हो, आन्या ने मुंह बनाते हुए कहा। लियोनेल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वह मुस्कुराने लगा। तुम एक छोटी लड़की के लिए काफी स्मार्ट हो। अरे, छोटी बच्ची कौन है? मैं तो पहले से ही औरत हूं, तुम्हें बता दूं। मैं 20 साल की हूं। आन्या ने अपनी छाती को बाहर की ओर इस तरह दिखाया मानो वह अपनी बात साबित करना चाहती हो, लेकिन लियोनेल की ओर से उसे और अधिक हंसी मिली, जिससे उसका मुंह और अधिक स्पष्ट हो गया। शुक्रिया, लियोनेल अचानक गंभीरता से बोला। आज तो 2 बार हो गया। लगता है अब मुझ पर तुम्हारे 2 एहसान हैं। आन्या ने जानबूझकर मुस्कुराया लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा। तभी एल्डर इसोल्तिने ने अपना गला साफ किया और 5 कुर्सियों के बीच में बैठ गईं। कमरा बेहद खाली था, जिससे उनकी आवाजें गूंज रही थीं। जाहिर था कि यह कमरा आमतौर पर एक साथ हजारों शौकिया शिल्पकारों की परीक्षा ले सकता था, लेकिन अब ये सिर्फ 2 की परीक्षा लेगा। माफ कीजिए, हमने केवल एक कांस्य कार्यक्षेत्र तैयार किया है। कोई बात नहीं, दादी। मुझे वास्तव में किसी कार्यस्थल की आवश्यकता नहीं है। एल्डर इसोल्तेहने का जबड़ा इतना जोर से कस गया कि वह फड़क उठा। तुम्हारी दादी कौन थी? उसने अपना गला साफ किया और अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। हमने क्राफ्टर्स परीक्षा का सैद्धांतिक भाग तैयार नहीं किया क्योंकि हमारे पास यह मानने का कारण है कि आन्या पहले ही मानक पूरा कर चुकी है। लेकिन यह अनिश्चित है कि एल्डर इसोल्टिने ने लियोनेल की ओर देखा। जाहिर है कि वह उसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते थे। आमतौर पर लियोनेल बस अपने दस्तावेज सौंप देता था, लेकिन जाहिर है अब यह नामुमकिन था, जब तक कि उसे पहले ढेर सारा टेप न मिल जाए। लियोनेल, उसने बात पूरी की। एल्डर इसोल्तिने ने आंखें घुमाते हुए कहा, हमें रिकॉर्ड के लिए आपका पूरा नाम चाहिए। ठीक है, लियोनेल ने हंसते हुए कहा, यह भूलकर कि वह अब अन्या, लियोनेल मोरालेस के साथ कोई खेल नहीं खेल रहा था। आन्या की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अपनी स्कर्ट उठाकर लियोनेल के सामने खड़ी हो गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। वह किसी छोटी बच्ची जैसी लग रही थी जिसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। बड़ों को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हरकतों पर क्या प्रतिक्रिया दें। क्या आपके पास है? मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। लियोनेल के होंठ फड़क उठे। क्या ये लड़की अपने शब्दों का चुनाव ज्यादा सावधानी से नहीं कर सकती थी? क्यों?